तो देखिए राज्यसभा को लेकर जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और इसी बीच खबर जो है वो सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, ये भी खबर सामने आ रही है। लेकिन स्थिति स्पष्ट होगी क्योंकि मतगणना के बाद जो आंकड़े हैं वो सामने आते हैं, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर समाजवादी पार्टी ने जिन 3 प्रत्याशियों को उतारा है उनकी जीत होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जिन 8 प्रत्याशियों को उतारा है उनकी जीत होगी। किसी एक का हारना इसमें तय है क्योंकि सीटें 10 है और दावेदार 11 है। इसी पर चर्चा करेंगे। वोटिंग की प्रक्रिया एक तरफ लगातार जारी है, तमाम प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच आगे क्या कुछ होगा और इस वक्त जो है राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया भी चल रही है, किसने क्रॉस वोटिंग की है और इसको लेकर भी जो है जानकारी सामने आ रही है। तो इधर विधानसभा चुनाव राज्यसभा चुनाव से पहले जो है वो तमाम तरह की खबरें इस तरह की सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं दल बदल करने का जो एक तरह से चुनाव से पहले का जिस तरह का सीन जो है वो दिखाई देता है, वही यहाँ भी इस वक्त नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल, और देखिए समाजवादी पार्टी के जो तो कई विधायक हैं वो पाला बदलते हुए नजर आए हैं, लेकिन कितने विधायक हैं और इसका क्या असर पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन जी जुड़े हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़े हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहले मैं आप ही से जान लेता हूं क्या स्थिति है और कितने विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, आपका क्या कहना है, क्या अनुमान, पार्टी के अंदर से क्या खबर इस वक्त सामने आ रही है? देखिए, ऐसा है ना कि शाम तक जब वोटिंग पूरी तरीके से कंडक्ट हो जाएगी तो बहुत से पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है या भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके बहुत से विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी नहीं, वो तोड़ फोड़ में विश्वास रखने वाली पार्टी है। और आज की तारीख में अगर समाजवादी पार्टी से किसी ने क्रॉस वोटिंग की है तो वो किस लिए की है, क्यों की है, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी सही है कि कई बार लोग दूसरे का नुकसान पहुंचाने के चक्कर में अपना खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। जितने विधायक अगर क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पे चुनाव जीते, समाजवादी पार्टी का सिंबल लेकर के वो सम्मानित जनता के बीच में, महान जनता के बीच में गए और समाजवादी पार्टी की नीतियों सिद्धांतों में उस विधानसभा की महान जनता ने उनको वोट देकर के उनको जिता करके विधानसभा भेजने का काम किया। लेकिन जो आगे गड्ढा खोदते हैं वो कई बार उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं, क्योंकि आज नहीं कल उनको सम्मानित जनता के बीच में, महान जनता के बीच में जाना है। तो देखिए, हिंदुस्तान की जनता सब देख रही है और वो इसका आकलन कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लोगों को दबाव में लेकर के, लोगों को प्रभावित करके, लोगों को लालच दे करके, लोगों को बरगला करके किस तरीके से अपने पाले में या अपने एनडीए कोटे में वोट डलवाने का काम। एनडीए से क्रॉस वोटिंग कौन कौन सी पार्टी के जो नेता हैं वो कर रहे हैं, इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, मैंने कहा ना कि अभी जैसा कि जगदीश नारायण राय जी जो है एसबीएसपी के जो विधायक हैं, अभी उनकी चीजें क्लियर नहीं हुई कि उन्होंने किसको वोट दिया या किसको वोट नहीं दिया। ऐसे बहुत से अभी हिडन वोट हैं जो शाम आते आते आपको पता चल जाएंगे कि किसने किसको वोट दिया है या किसने किसको वोट नहीं दिया है। ठीक है, दावा तो किया जा रहा है 3 प्रत्याशी भारतीय जनता समाजवादी पार्टी जो है तीनों प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रही है, लेकिन देखना निश्चित तौर पर दिलचस्प होगा। दीपक जी, आते हैं आपके पास। मनीष जी, किस तरह से देखते हैं आप, जिस तरह का पूरा सीन इस वक्त नजर आ रहा है, तस्वीरें नजर आ रही हैं, बयानबाजी हो रही है, पूरा चुनाव, किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए अलायंस घोषित करा था और उसके बाद पीडीए के तहत जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना चाहिए था वो उस आधार पे नहीं हुआ और ये उसी सिलेक्शन का खामियाजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने जो भी अनाउंस करा था कैंडिडेट्स उसी विचारधारा के होने चाहिए थे। जैसे आप देखिए, भाजपा ने पहले 7 कैंडिडेट ही डिक्लेयर करे थे क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब उन्हें ऐसी पॉसिबिलिटी दिखी तो उन्होंने अपना 8वां कैंडिडेट डिक्लेयर करा और आज मुझे लगता है उनका 8वां कैंडिडेट सबसे ज्यादा मतों से जीतेगा, जो बाकी 7 को मिलेंगे उससे भी ज्यादा मतों से जीतेगा। तो यहाँ पे ये प्रदर्शित हो गया कि जो पीडीए अलायंस की बात हो रही थी और इसका इम्पैक्ट। ठीक, मनोज जी, मैं वापस आता हूँ आपके पास। देखिए, सपा की तरफ से शिवपाल यादव पोलिंग एजेंट हैं, ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। सपा के सभी विधायक शिवपाल यादव को दिखाकर वोट दे रहे हैं और शिवपाल यादव ने सपा की तरफ से मोर्चा संभाल रखा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है। राज्यसभा चुनाव में सपा के पोलिंग एजेंट शिवपाल यादव विधायक को पोलिंग एजेंट को वोट
दिखाकर वोट देना होता है और शिवपाल के देखने के बाद ही वोट डाल सकते हैं विधायक। तो शिवपाल सिंह यादव ने देखिए मोर्चा संभाल रखा है। अब तक 7 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है और पोलिंग एजेंट बनाया गया है शिवपाल यादव को। सभी विधायक शिवपाल यादव को दिखाकर ही वोटिंग कर रहे हैं। सपा की तरफ से शिवपाल यादव मोर्चा संभाले हुए एक तरफ देखिए 7 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर फिलहाल सामने आ रही है, लेकिन शिवपाल यादव सपा के पोलिंग एजेंट बनाए गए हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल रखा है। शिवपाल के देखने के बाद ही विधायक वोट डाल सकते हैं। अभी तक 7 विधायकों के क्रॉस वोट की खबर सामने आ रही है। पोलिंग एजेंट बनाया गया है शिवपाल यादव को और विधायक सभी शिवपाल यादव को वोट दिखाकर डालेंगे, क्योंकि पोलिंग एजेंट को दिखाकर ही वोट देना होता है। सपा के सभी विधायक शिवपाल यादव को दिखाकर ही वोट डालेंगे। 7 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर अभी तक सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव से पहले ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव ने मोर्चा संभाल रखा है। पोलिंग एजेंट बनाया गया है शिवपाल यादव को और शिवपाल यादव के देखने के बाद ही वोट डाल सकते हैं विधायक। सपा की तरफ से अभी तक 7 विधायकों के क्रॉस वोट की खबर सामने आ रही है। तो देखिए शिवपाल यादव ने मोर्चा संभाल रखा है। जी मनीष जी, अपनी बात पूरी करिए। मैं आपको ये बता रहा था कि इसका असर आपको इंडिया गठबंधन पे भी देखने को मिलेगा। आज हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव पे वोटिंग हो रही है। वहां पे भी एक सीट पे संशय है, क्योंकि बाहर से एक कैंडिडेट लाके अभिषेक मनु सिंघवी को वहां कांग्रेस ने उतारा है और लोकल लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो शाम तक आपको ये सारे रिजल्ट के बाद इंडिया गठबंधन पे भी इसका असर दिखेगा, क्योंकि राज्यसभा के कैंडिडेट हो या लोकसभा के कैंडिडेट हो, कैंडिडेट आपकी विचारधारा के, आपके चॉइस के, जनता को पसंद आने वाले होने चाहिए। जब आप कोई एक मुद्दा लेके चलते हो तो सारे कैंडिडेट्स में वो प्रतिबिंब दिखना चाहिए, जो कि राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं दिखा। उनकी कैंडिडेट्स की जो चॉइस थी वो अलग विचारधारा की थी और जो वो डिक्लेयर कर रहे हैं, जो वो पब्लिक के बीच में जाके कह रहे हैं, वो कुछ अलग था। और शाम तक जब पूरे इंडिया के राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आएंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश में भी वोटिंग हो रही है, तो इसका गठबंधन पे असर पड़ेगा और देखने को मिलेगा कि कैसे ये चुनाव अब शेप लेगा आगे इसके बाद। बिल्कुल, पल्लवी पटेल का भी आप एक तरह से कहा जाए कि इशारा करते हुए आप नजर आए, लेकिन आलोक पांडे जी, कितना प्रभाव आप देखते हैं? देखिए राम मंदिर का जिक्र किया गया है कि हम श्री राम की विचारधारा से प्रभावित होकर हमने वोटिंग की है, तो किसका प्रभाव आप इस पूरे मतदान की प्रक्रिया में देखते हुए नजर आ रहे हैं? और क्या विधायकों की जो पसंद थे, जिस तरह से मनीष जी ने भी कहा कि उनकी पसंद के जो कैंडिडेट है वो नहीं बनाएंगे, तो क्या इसका भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है? क्या गारंटी कि उनके पसंद के बनाए जाते तो वोट क्रॉस ना पड़ते? ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की शक्ति है। जो भी रूलिंग पार्टी होती है, अगर वो एक चाल है कि क्रॉस वोटिंग कराएगी, तो आजकल अब उस तरह की नैतिकता, उस तरह की मॉरलिटी राजनीति में रह नहीं गई। विपक्ष में संघर्ष करना होता है और जितने लोग संघर्षशील नहीं हैं, उन्हें तुरंत सत्ता की मलाई चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि मॉरलिटी की राजनीति खत्म हो गई है। तो इस समय उसका क्षरण बहुत तीव्र है। तो ये कह देना कि पीडीए नहीं उतारा गया है इसलिए क्रॉस वोटिंग हो रही है, उतारा जाता तभी क्रॉस वोटिंग होती। एक बात मैं और इसमें जोड़ दूं, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो पीडीए में पिछड़ा भी है और दलित भी है। जया बच्चन श्रीवास्तव है और उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीवास्तव को ओबीसी में डाल दिया है। तो ओबीसी जया बच्चन है, दलित भी एक कैंडिडेट है, तो पीडीए में पिछड़ा भी है, दलित भी है। तो इसलिए ये कहना कि जया बच्चन पिछड़ी नहीं है, ये कहां से उनके खिलाफ तो नाजायज बात है, वो पिछड़े कैंडिडेट है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जो विपक्षी दल होते हैं उसको अपने आप को यूनाइट रखना पर्याप्त कठिन होता है, जबकि सत्तारूढ़ दल अगर उसे तोड़ना चाहे। तो बस मैं इतना ही देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने किसी 8वें कैंडिडेट को जिताना ही है, तो फिर वो इस तरह के सत्ता में रहते हैं, उसके पास बहुत सारे हथियार होते हैं, जिसमें सत्ता की भागीदारी। तो जितने लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, अभी आप ही खबर चला रहे थे कि मनोज पांडे जी को रायबरेली से टिकट मिलने की संभावना है। ये इसका तुरंत पारितोषिक है कि आप यहाँ पर हमें जिताइए और यहाँ से पारितोषिक प्राप्त कर लीजिए। इस वजह से क्रॉस वोटिंग हुई है। यहाँ पर मैं मानता हूं कि मॉरलिटी और नैतिकता का कोई प्रश्न नहीं है।
दीपक जी, देखिए समाजवादी पार्टी अगर चाहे तो वो भी इस तरह का ऑफर दे सकती थी कि देखिए लोकसभा चुनाव की टिकट जो है वो दे सकते हैं क्योंकि लोकसभा इलेक्शन आने वाला है। लेकिन कहा यह गया है कि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि मनोज पांडे को रायबरेली से जो है वो टिकट दिया जा सकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ये परंपरागत सीट वहाँ पर रही है, हमने देखा। लेकिन वहाँ से मजबूत प्रत्याशी और कहा जाए कि मनोज पांडे मजबूत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को लगते हैं। इसके अलावा बीजेपी का जो वोट बैंक है वो भी साधने की कोशिश है। तो लोकसभा चुनाव के लिए भी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस तरह के ऑफर दिए जा सकते हैं अगर ऑफर देने की बात है तो। देखिए शांतनु, समाजवादी पार्टी उसूलों सिद्धांतों वाली पार्टी। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे थे, पीडीए की बात कर रहे थे कि पीडीए हमारी स्ट्रेटजी है और समाजवादी पार्टी दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज सदैव सड़क से लेकर के सदन तक उठाती रही और आगे भी उठाती रहेगी। साथ ही साथ मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जो 31 विधायक अभी तक घोषित हुए हैं उसमें आप पीडीए देख लीजिए, उसमें कहां नहीं है पीडीए। पीडीए तो हमारी स्ट्रेटजी है, पीडीए लेकर के तो हम चल ही रहे हैं। और समाजवादी पार्टी सदैव जो है शोषित, दलित और वंचितों को जो है उनकी आवाज सदैव उठाती रही। आज से नहीं, जातिगत जनगणना की आवाज समाजवादी पार्टी इसीलिए तो निरंतर उठा रही है कि कास्ट सेंसस करा करके जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की आवाज तो हम सदैव उठाते रहे हैं। अब ये सही है जैसा कि हमारे भाई आलोक पांडे जी ने कहा कि लोगों की मॉरलिटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कुछ लोग जो है जिन सम्मानित जनता ने उन्होंने जनमत का भी अपमान करने का काम किया क्योंकि वहां की सम्मानित जनता जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता है वहां की सम्मानित जनता ने समाजवादी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर के वहां के समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ रहे प्रत्याशियों को जिताने का काम किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, किस लालच में आ गए, कौन सा प्रलोभन इनको दे दिया गया। अच्छा, फिर आप पल्लवी पटेल को समझा क्यों नहीं पाए दीपक जी? पल्लवी पटेल को क्यों नहीं समझा पाए? आप कह रहे हैं कि पीडीए को देखिए, हम पीडीए के साथ हैं, पीडीए की विचारधारा हमारी है, पार्टी है। आलोक जी ने ये कहा कि देखिए अगर जया बच्चन जी की बात करें वो पिछड़ा वर्ग में आती हैं, सरकार ने उसको डाल दिया है। ये सब बातें क्या पल्लवी पटेल के समझ में नहीं आती हैं? आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं? जैसा कि देखिए आलोक भाई जैसा बता रहे हैं कि काय समाज को पिछड़े वर्ग में डाल दिया गया, तो उस तरीके से तो आलोक रंजन जी भी श्रीवास्तव हैं वो भी, लेकिन अभी उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। और रहा सवाल देखिए पीडीए का, जो आलोक रंजन जी हैं वो एक बहुत बड़े ओहदे पर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, कई सरकारों के साथ उन्होंने काम किया है और राज्यसभा में ऐसे लोग भी चाहिए कि जो सड़क से लेकर, जैसा मैंने पहले कहा ना कि पीडीए की आवाज, पीडीए को कहां से हक दिलाना है, किस मत से उनको उनका हक मिले, इसकी आवाज भी वहां पे बुलंद, चाहे कोई सरकार रहे, या एनडीए की सरकार रहे या इंडिया ब्लॉक की सरकार रहे, उससे पीडीए को कहां से हक दिलाना है। ऐसे राज्यसभा में ऐसे लोगों को जाना बहुत जरूरी है, मैं समझता हूं। इसलिए मैं समझता हूं कि भी बहुत से विधायक जिनका भी वोट कास्ट नहीं हुआ है, वो बहुत से लोग अपने विवेक से, अपनी विचारधारा से, और सबको लग रहा है, देखिए आज की परिस्थिति जो भी हो, लेकिन ये सही है कि हिंदुस्तान की महान जनता ने, हिंदुस्तान की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से अपने आप को मुक्ति पाने के लिए आगामी आने वाले 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इंडिया ब्लॉक की जो है सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान से सरकार का सफाया करने जा रही है। जी शांतनु, ठीक है। लेकिन मनीष जी देखिए, दीपक जी के द्वारा ये कहा गया है कि सरकार जो है वो बनने जा रही है और सफाया होने जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही कई विधायक हमने देखा कि किस तरह से क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह का बयान सामने आता है समाजवादी पार्टी के नेताओं का या फिर उनके अलायंस का, वो जमीनी स्तर पर मेल खाता हुआ नजर नहीं आता है क्योंकि कई पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अगर लहर चल रही है, जनता में आक्रोश है, तो फिर ये नेताओं को क्यों नहीं दिख रहा है? पार्टी के नेता वो छोड़कर जा रहे हैं, दूसरी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। क्या उनको ये जो लहर चल रही है इंडिया गठबंधन की, ये दिखाई नहीं दे रही है क्या मनीष जी? शांतनु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी मेरे सहयोगी कह रहे थे कि मनोज पांडे जी ने अपनी सीट पे कुछ निर्णय लिया है। अब समाजवादी पार्टी हर बार वो सीट कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज कर देती है, तो जो विधायक है अगर उसकी आगे की कुछ एस्पिरेशंस है तो वो उसे कैसे पूरी करेगा जब आप वो सीट अपने गठबंधन को हर बार दे देते हैं। ये एक प्रथा चली आ रही है, तो आपको उसको कहीं ना कहीं और समावेश करना पड़ेगा। जैसे अभी और मित्र बता रहे थे कि जया बच्चन जी भी पिछड़ी जाति से आती हैं या ओबीसी से आती हैं, तो जया बच्चन जी जो हैं 5वीं बार राज्यसभा जा रही हैं। क्या उन्होंने कुछ जनाधार कोई सीट ऐसी है जिसपे वो चुनाव लड़के जीत सकती हैं, अपनी एबिलिटी को प्रूव कर सकती हैं? पिछली 4 बार से उन्हें राज्यसभा भेजा गया। तो आज का जो राजनीतिक परिवर्तन है उस हिसाब से देखिए मनीष जी, खबर भी सामने आ रही है, पल्लवी पटेल भी विधानसभा पहुंची है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पल्लवी पटेल, पहले ये खबर सामने आ रही थी कि मतदान से दूरी बना सकती हैं पल्लवी पटेल, लेकिन इस बीच बड़ी खबर जी सामने आ रही है, पल्लवी पटेल विधानसभा पहुंची हैं। मतदान
किसके पक्ष में करेंगी ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि देखिए पीडीए के पक्ष में मतदान करेंगी और एक विधायक के पक्ष में, एक प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की बात उन्होंने कही थी। बाकी दो प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि वो उनके पक्ष में मतदान नहीं करेंगी। ये उनका बयान सामने आया था। इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें भी वो शामिल नहीं हुई थी और अब पल्लवी पटेल विधानसभा पहुंची हुई है। संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, पल्लवी पटेल जी पहुंची हुई है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल शांतनु, ये जो कहा जा सकता है कि जो आज का जो दिन है वो एक पूरे सुनियोजित तरीके से देखिए चल रहा है। जहां एक तरफ देखिए मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद देखिए राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह ने जिस तरीके से कहा कि हम लोग प्रभु श्री राम को, आराध्य को मानते हैं, उनके नाम पर वोट देंगे, यानी अपनी अंतरात्मा को वोट देंगे। मुझे लगता है पल्लवी पटेल भी देखिए इंतजार कर रही थी। जिस तरीके से सपा के तमाम विधायकों की देखिए बागी होने की बात सामने आ रही है कि वो भाजपा में जा रहे हैं, ऐसे में अब पल्लवी पटेल विधानसभा पहुंच चुकी हैं। ये भी बताया गया कि सुबह जो है वो सूत्रों के आधार पर, हालांकि उनकी जो है वो अखिलेश यादव से किसी बात को लेकर बातचीत हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, लेकिन अब देखिए पल्लवी पटेल विधानसभा पहुंची हैं। ये भी बताया जा रहा था कि अगर कृष्णा पटेल को प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा तो भी पल्लवी पटेल नाराज हो सकती है, यानी समाजवादी पार्टी। संदीप, क्या अखिलेश जी ने साफ मना कर दिया है कि मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, ये उन्होंने कहा अखिलेश जी ने? देखिए बिल्कुल सूत्रों के आधार पर ये जो बात सामने आई है उसमें ये बात निकल कर आई थी कि पल्लवी पटेल ने कृष्णा पटेल को प्रत्याशी बनाने की बात करी थी। अखिलेश यादव से उनकी कुछ हॉट टॉक भी हुई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आप मत दीजिए, मतलब मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। ऐसी देखिए चर्चा जो है वो सुबह से लगातार चल रही है। पल्लवी पटेल अब देखिए विधानसभा पहुंच चुकी हैं। विधानसभा पहुंचने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगी या फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगी, लेकिन इस तरीके की देखिए जो शांतनु चर्चा चल रही है उसमें ये लग नहीं रहा है कि पल्लवी पटेल जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देंगी, क्योंकि देखिए सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगी क्या वो प्रत्याशी को जिताने के लिए। संदीप, वो तो पीडीए प्रत्याशी है ना, रामजीलाल सुमन को वोट देंगी ना वो? बिल्कुल देखिए जिस तरीके से पहले भी पल्लवी पटेल ने इस बात को कहा था कि पीडीए का ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन देखिए शांतनु, समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल की देखिए अगर बात करी जाए, पहले भी देखिए बैठकों में शामिल नहीं होना और उसके बाद जिस तरीके से देखिए लगातार इस सामने निकल कर आना कि पल्लवी पटेल जो है वो अखिलेश यादव से नाराज चल रही हैं पीडीए को लेकर। और देखिए जिस तरीके से मैंने ये भी बताया कि कृष्णा पटेल को वो चाहती थी कि प्रत्याशी बनाया जाए, ऐसे में देखिए ये सामने निकल कर आ रहा है कि पल्लवी पटेल आज भाजपा के प्रत्याशी को वोट कर सकती हैं। अब ये देखिए देखना दिलचस्प है कि वो भाजपा प्रत्याशी को वोट करती हैं रामजी लाल, क्योंकि रामजी लाल देखिए दलित के रूप में सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं। धीरे धीरे देखिए ये तस्वीर साफ होगी, पल्लवी पटेल से बात करने की कोशिश करी जाएगी कि आखिर उनकी नाराजगी की बात जो है वो कितना हद तक सही है। अखिलेश यादव से क्या उनको किसी भी बात को लेकर चर्चा हुई है, उनकी हॉट टॉक हुई है? पल्लवी पटेल अभी जब मीडिया से मुखातिब होंगी, मुझे लगता है ये सारी जो बातें हैं वो शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। लेकिन आज का दिन देखिए एकदम बदला हुआ दिन है। तमाम समाजवादी पार्टी के देखिए विधायक की चर्चा ये चल रही है कि उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात करी है। ये भी एक सूत्रों के आधार पर चर्चा चल रही है कि मनोज पांडे भी सीएम योगी से मुलाकात कर सकते हैं। यानी ये जो बगावती देखिए जो सुर है जो विधायकों के, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी मेरी देखिए एक मंत्री से बात हुई और उनका कहना यह है कि अभी आप देखते जाइए आचार संहिता के पहले पहले और भी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो हमारे टच में होंगे। बात जो है वो अभी 8 से 9 विधायकों की करी जा रही है, लेकिन ये जो संख्या है 10 से 15 की बताई जा रही है। खुद अखिलेश यादव ने देखिए सुबह इस बात को कहा कि जो विधायक जा रहे हैं वो लोभ के मुंह में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऑफर किया है कि हम आपको वहां से चुनाव लड़ाएंगे, हम आपको प्रलोभन देंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कुछ भी कर सकती है। जिनको पैसे का मोह है, जिनको संदीप, पल्लवी पटेल क्या पाला बदल सकती है? जिस तरह की देखिए उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज को लेकर तमाम तरह के बयान सामने आए, तो क्या पल्लवी पटेल भी पाला बदल सकते हैं क्या संदीप? देखिए
देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है और राजनीति में देखिए तमाम तरीके की संभावनाएं हैं। सिराथू से जीती हुई विधायक है देखिए पल्लवी पटेल, और पल्लवी पटेल देखिए पहले से भी जिस तरीके से वो बातें बोलती आई हैं, तो आज का दिन देखिए सबसे जिस तरीके से तमाम विधायकों ने देखिए आज आप देखिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ किस तरीके से उन्होंने हल्ला बोला, हालांकि सामने आकर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मनोज पांडे देखिए कैबिनेट मंत्री रहे हैं, मुख्य सचेतक रहे, अखिलेश यादव के एकदम खासम खास रहे, आज उन्होंने किस तरीके से एकदम मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया, उनके नाम की जो प्लेट को उनके कब्रे से हटा दिया गया। राकेश प्रताप सिंह आज एकदम से प्रभु श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए। अभय सिंह ने देखिए किस तरीके से अपनी फेसबुक पोस्ट पर किया। तो ये जो संख्या है ये बढ़ती जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर पल्लवी पटेल आप नजर बना के रखिए और पल्लवी पटेल से बातचीत करिएगा, उनसे जानने की कोशिश करिएगा कि क्या उनका मत जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन देखिए पाला बदलने की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही हैं मनीष जी, और ऐसे में पल्लवी पटेल भी पहुंची हुई हैं, हो सकता है कि वो भी पाला बदल लें, जिस तरह की तमाम खबरें सामने आ रही हैं। मनीष जी अपनी बात पूरी करिए। मनोज पांडे की आप जिक्र कर रहे थे। मनोज पांडे आपने कहा कि हमेशा उनकी सीट जो है कंप्रोमाइज़ हो जाती है, ऐसे में उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं जिनको अब शायद वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। शांतनु जी देखिए, राजनीति में जो भी है सबकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, तो आपको उसको पहले समझ के उसको पहले प्लेकेट करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये मैनेजमेंट स्किल और मिस कैलकुलेशन का चुनाव है जो समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर उन्हें तीसरी सीट छोड़नी ही थी तो वो इस सीट को किसी ऐसे कैंडिडेट को दे सकते थे जो ज़्यादा डिजर्विंग होता। और जैसे अभी आप पल्लवी पटेल जी का जिक्र कर रहे थे, तो पल्लवी पटेल जी के भाजपा में आने से भाजपा को डबल इम्पैक्ट का फायदा होगा। अनुप्रिया पटेल का जो भाजपा में प्रभाव है वो थोड़ा सा कम होगा। तो भाजपा जो है ये मिक्स एनालिसिस करती रहती है कि ऐसे लोगों को जोड़ते रहो जिससे कि पार्टी में और जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हावी ना हो पाए, बहुत ज्यादा चुनाव में दबाव ना बना पाए। तो इस राजनीति को समझना पड़ेगा। बहुत सी पार्टियां ऐसा नहीं है जो आपको सीटें दिला पाए, लेकिन वो जनाधार में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। वाराणसी के मौर्य साहब मानेंगे मनीष जी? देखिए, मानने ना मानने का इस समय कुछ नहीं है। ये लोकसभा का चुनाव है, सारा कुछ केंद्र से हो रहा है। मानना सबको पड़ेगा, सबको पार्टी की विचारधारा से चलना पड़ेगा, क्योंकि पल्लवी पटेल जी का वाराणसी की सीट पे काफी इंपैक्ट है। और पहले ये खबरें चल रही थी कि उन्हें इंडी अलायंस का कैंडिडेट बनाया जाएगा माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। तो भाजपा कोई भी ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहती जहां से उनके लिए कोई नेगेटिव न्यूज प्रसारित हो। और पल्लवी पटेल जी के आगमन से भाजपा का जो है और छोटे दलों का दबाव थोड़ा कम होगा और निखर के आएगा। बिल्कुल, देखिए छोटे दलों का दबाव, और जिस तरह से आपने जिक्र किया मनीष जी की भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की जो दिक्कत है वो पेश ना आए, इसी को लेकर तमाम तरह के उपाय कर रही है। इंडिया गठबंधन को तोड़ने से लेकर हमने देखा कि किस तरह से बिहार से शुरुआत हुई है, महाराष्ट्र तक अशोक चव्हाण जैसे तो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, और ये दो बड़े राज्य भी हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात की जाए तो वहाँ पर किस तरह से जो सीटों का फॉर्मूला है उसको तय किया जाए, इसकी शुरुआत जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मनीष जी की पल्लवी पटेल बड़ा प्रभाव रखती हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी की जो सीट है वाराणसी, वहां से किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसका भी ख्याल जो है वो रखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इसी वजह से छोटे छोटे जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी सेट करने में पूरी तरह से माहिर है। इसके अलावा मनीष जी आपने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस पार्टी एक सीट जीतने की उम्मीद जो है वो की जा रही थी, हालांकि 17 सीटें वहां पर कहा जाए कि मिली हैं इंडिया अलायंस में, लेकिन एक सीट पर बहुत ज़्यादा दावेदारी की जा रही थी और वो रायबरेली की सीट है। हालांकि वहां से सोनिया गांधी ने अब अपना नाम वापस ले लिया है क्योंकि स्वास्थ्य का हवाला उनको दिया गया है और उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, इसी वजह से वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। ऐसे में अब मनोज पांडे को वहां से प्रत्याशी का ऑफर देना जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका। जी शांतनु जी, ये सब देखिए एक प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का सवाल है। ये चुनाव एक दिन में नहीं लड़ा जाता कि आपने कैंडिडेट घोषित कर दिया और उसके बाद उसके एक्शंस देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। एक चीज और है जिसका इसमें जिक्र नहीं आ रहा या जो नाम आज नहीं चल रहा, भाजपा में ये जो समाजवादी पार्टी में टूट हो रही है, भाजपा में जो लोग आ रहे हैं, इसमें राजा भैया का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। समाजवादी पार्टी ने भी अप्रोच करी थी, बीजेपी ने भी करी थी, लेकिन जैसे ही कल
राजा भैया ने ये डिक्लेयर करा कि हम बीजेपी के साथ हैं, तो ये जितने भी और विधायक हैं, जैसे आप माननीय अभय सिंह जी का नाम ले रहे थे, राकेश प्रताप सिंह का नाम ले रहे थे, इसमें राजा भैया का भी बहुत बड़ा रोल है जो अभी खुल के नहीं आया है। और हो सकता है प्रतापगढ़ में भी आपको एक सरप्राइज कैंडिडेट इस बार दिख जाए भाजपा की तरफ से लोकसभा के चुनाव में। तो ये सारा परमिटेशन कॉम्बिनेशन का खेल है और इसको मुझे लगता है इस समय भाजपा बहुत अच्छे से खेल रही है और इस चीज में समाजवादी पार्टी कुछ पीछे रह गई। ठीक है, हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और राज्यसभा चुनाव का ये जो पूरा गुणा गणित है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पल्लवी पटेल भी अब पहुंच चुकी हैं वहां पर। जिस तरह संदीप बता रहे थे कि हॉट टॉक भी हुई है, अखिलेश जी ने कह दिया कि तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की तमाम खबरें जो है निकलकर सामने आ रही है, क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आ रही हैं। ओवरऑल चुनाव को किस तरह से आप देख रहे हैं आप? देखिए, चुनाव तो अब क्लियर हो गया कि भाजपा जीत रही है, उसका 8वां प्रत्याशी संजय सेठ चुनाव जीत रहे हैं जी। संजय सेठ वो व्यक्ति हैं जो कभी मुलायम सिंह के बहुत करीबी हुआ करते थे। उनको विधान परिषद में जब राज्यपाल ने भेजने से मना कर दिया था तो मुलायम सिंह ने उनको राज्यसभा में भेजा था और ऐलान करके भेजा था। उसके बाद वो जब बीजेपी की सरकार बनी तो फिर वो भाजपा में चले गए और वहाँ से वो फिर उसी सीट पर दोबारा से राज्यसभा के मेंबर चुने गए थे। अब उनको बीजेपी ने इस बार 8वां कैंडिडेट बनाया है। समाजवादी पार्टी में लगभग 10 वोटों की सेंधमारी हो चुकी है। ऐसा लगता है कि करीब 10 विधायक टूटे हैं और उसका पूरा फायदा भाजपा ने उठाया है। भाजपा को सबसे ज्यादा सफलता अमेठी और रायबरेली में मिली है, जहां पर पार्टी के मुख्य सचेतक ऊंचाहार से विधायक थे मनोज पांडे, वो टूट गए और वो बताया जा रहा है कि वो रायबरेली से लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि उनकी इच्छा हमेशा से रही है कि वो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बन जाएं, कैबिनेट मंत्री बने। एक बार अखिलेश यादव की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लेकिन पहले उनको शायद लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज से विधायक है अमेठी से, और महाराजी देवी जो गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी है, उनको भी बीजेपी ने अपने पाले में खींच लिया है। हालांकि गायत्री प्रसाद प्रजापति के भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा चिल्लाती रही है, शोर मचाती रही है, लेकिन जहां अपनी गरज होती है वहां लिपटना कबूल होता है, वहां पर तमाम सारे दाग अतीत को भुला दिया जाता है। तो इसके अलावा फैजाबाद से विधायक हैं गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी के अभय सिंह, उन्होंने क्रॉस वोट किया है और बहुत सारे नाम और भी आ रहे हैं। तो ये बीजेपी की कहा जाए लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मनोवैज्ञानिक जीत भी होगी और उन्होंने काफी बड़ी संख्या में विधायक तोड़कर अपने लिए आगे के रास्ते को आसान किया है कि वो लोकसभा चुनाव में अच्छी मार्जिन से जीते, क्योंकि इंडिया अलायंस हुआ और उसमें उसके बाद ये समाजवादी पार्टी के विधायक टूट गए, उनका तीसरा कैंडिडेट हार जाएगा। ये थोड़ा रोचक होगा देखना कि जया भादुड़ी हारती हैं या आलोक रंजन हारते हैं जी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी, या रामजी लाल सुमन जो कैंडिडेट हैं, 3 में से हार किसकी होगी इस पर। लेकिन सपा नेतृत्व ने बात जान ली है कि उनके विधायक बड़ी संख्या में टूटे हैं और भाजपा में गए हैं। सुबेरे से देखिए ये बात तो चल रही थी, लेकिन सपा के लोगों को कल ही पता चल गया था जब दावत में लोग नहीं पहुंचे। ना मनोज पांडे फोन उठा रहे थे, ना अभय सिंह फोन उठा रहे थे, तो सपा के लोग जान गए थे कि ये लोग अब पार्टी के ग्रिप से, पार्टी की इच्छा से बाहर जा चुके हैं। पूजा पाल आपने नाम सुना होगा जी, वो भी बीजेपी को वोट देने जा रही हैं। रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे, रितेश पांडे पहले अखिलेश यादव से मिले थे, लेकिन शायद टिकट नहीं हो पाया, इस वजह से वो बीजेपी में चले गए और अब उनके पिता भी चले गए। तो ये सब आया राम गया राम चलता है। देखिए, अगर ये सब हरकतें ना हो तो ये जो विश्वासघात, धोखेबाज, दल बदलू और लालची, ये सब शब्दों की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। इनकी उपयोगिता इसीलिए कि सियासत में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे ऐसे अवसर आते हैं विधान परिषद के और राज्यसभा चुनाव के, जब आपको देखने को मिलते हैं। आज बीजेपी सत्ता में, वो क्रॉस वोटिंग करा रही है। अगर समाजवादी पार्टी यहाँ होती तो वो भी यही कराती है, बसपा भी। जिसका जब जब मौका आया है उसने साम दाम दंड भेद, लालच, दबाव, जो भी हो सकता है वो लोग अपनाते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत अब वो चरित्र वाली सियासत नहीं रही है। अब बहुत कुछ सामने कुछ है, निकलने के बाद पीठ पीछे कुछ है। और बीजेपी ने तो खैर दरवाजा खोल दिया है, जो आए वो नहा ले, पवित्र हो जाए, सारे पाप धुल ही जाते हैं बीजेपी में आने के बाद। तो उनका तो कुनबा बढ़ ही रहा है।
जितने बड़े विरोधी नेता हैं, सपा के, कांग्रेस के, सब भगवामय हो रहे हैं और बीजेपी इस पे खुश हो रही है। तो ये तो देखिए, कांग्रेस ही नहीं, जहां जो दल विपक्ष में मौजूद है, बीजेपी उनके नेताओं को तोड़ रही है और वो ताकत में है, दोनों जगह उसकी सरकार है। तो लोग आज अंतरात्मा की आवाज पर आ रहे हैं। अंतरात्मा की आवाज अगर नहीं सुनोगे तो पुलिस की लाठी की आवाज सुनोगे, मुकदमा का आवाज सुनोगे, छापा का आवाज सुनोगे, कहीं से तो मानोगे। जी, एक एक वोट की देखिए, चूंकि एक एक वोट की ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, ऐसे में इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक भी हैं, बीएसपी का हालांकि 1 विधायक है, इसको किस तरह से देखते हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक और बहुजन समाज पार्टी का जो विधायक है वीरेन जी? देखिए, कांग्रेस ने तो जब गठबंधन हो गया तो उनके 2 ही विधायक थे, उनको कल रात से पकड़ के 4 लोग बैठे हैं जी। बीरेन चौधरी महाराजगंज से विधायक है, दीपक सिंह उनको अपने घर में कांग्रेस नेता बैठा के मुर्गा बनवा के कल रात में खिलवा रहे थे और उनको मना रहे थे कहीं जाना नहीं। तो लालच, आफर, अटैची और ये सब देखिए चलता है, हर चुनाव चलता है, कोई नई बात थोड़ी हो रही है। और संजय सेठ के नाम के आगे ही सेठ लिखा है, सेठ, महाजन, थैली साहब, पूंजीपति, ये लोग हमेशा संसद में बैक डोर से एंट्री लेते रहे हैं, कई बार हारे हैं और ज्यादातर जीतते हैं। अच्छा, विधायक अगर निर्विरोध चुनाव हो जाए तो उनको कौन पूछता आज? और ना कोई दावत देता, ना कोई सम्मान करता। ऐसे तो पार्टी भी, हर पार्टी पूछ रहे अपने विधायकों को, भाई आप आइए, आपका सम्मान है और आपके पूछ हो रही है, डिनर दे रहे हैं, तो वहां पर एक दूसरे से मिलवाया जा रहा है, मुख्यमंत्री से लेके बड़े बड़े नेता मिल रहे हैं, पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब मिल रहे हैं, सबको भाईचारे में, इसी में प्रेम नजर आता है। ये चुनाव बहुत ही फायदेमंद रहा है छोटे दलों के लिए, विधायकों के लिए। इस दृष्टिकोण से ऐसे चुनाव होते रहने चाहिए। भाई, कुछ जेब भी गर्म हो जा रही है, मान सम्मान भी बढ़ जा रहा है और पार्टी में पूछ बढ़ गई, तो और क्या चाहिए विधायकों को? ये अच्छा है, ये चुनाव हुआ, निर्विरोध हो जाता तो कौन पूछता बताइए? गुजरा गवाही और लौटा बाराती, आज तक किसी ने पूछा? जो मिल गया वो ले लो पहले, उसके बाद फिर देखा जाएगा। बिल्कुल, और 8वां प्रत्याशी उतार कर जो है वो ये चुनाव और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो कर दिया, जिसके बाद ये खींचातानी जो है वो शुरू हो गई। जिस तरह आपने कहा कि छोटे दलों का भी महत्व बढ़ गया। आलोक पांडे जी, देखिए, ओम प्रकाश राजभर से बातचीत हमारे संवाददाता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई का आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जाता है, लेकिन अखिलेश यादव जी जो है वो दिन में तो भला बुरा कहते हैं और रात में गुलदस्ता लेकर पहुंच जाते हैं। उनको ये डर रहता है कि ईडी सीबीआई से बचाते रहो, रिवर फ्रंट और इंजीनियर यादव जैसे तमाम शब्दों का उन्होंने जिक्र किया है। तो ये आरोप जो है वो ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी पर लगाते हैं कि दिन में भला बुरा कहिए और रात में गुलदस्ता लेकर पहुंच जाइए। नहीं, राजभर की बातों को मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ, लेकिन ये बात तो सही है कि सीबीआई ने एक रिपोर्ट लगाई थी कोर्ट में कि हमें इनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिले, और तो बाकायदा लिखित में अखिलेश जी को माफी मिली है। तो राजभर जी जब कुछ कहते हैं तो हो सकता है रात में अकेले देख लिया और राजभर जी ने अखिलेश भैया को जाते हुए, लेकिन राजनीति में ऐसे आरोप, राजभर जब अखिलेश भाई के साथ थे तो चल सन्यासी मंदिर में गया करते थे, तो राजभर जी का क्या है, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। मेरा मेन जो अभी कहना है सिर्फ ये कि समाजवादी पार्टी को कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए। मैं लौट के बात करूंगी प्लीज, मैं लौट के बात करूंगी, मैं लौट के बात करूंगी फुल डिटेल्स। वोट देने के लिए तो आई, किसको दे रही है? ईडी को देंगी, बीजेपी को देंगी? मुझे ऊपर से नीचे आने दीजिए, मैं विस्तार से बात करूंगी। ठीक है मैम, लौट के जी, पल्लवी पटेल देखिए पहुंच चुकी हैं और उन्होंने कहा कि वापस आकर बात करती हूं, किसको वोट देंगी वो, इसका सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा वापस आके बात करती हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर पल्लवी पटेल ने किसके पक्ष में मतदान किया है। वीरेन जी, देखिए शांतनु, एक बात साफ है जी, जिसको वोट देना होता है वो क्लियर डंके की चोट पर कहता है कि मैं फला पार्टी में हूं और जा रहा हूं वोट देने। जी, ये गोल मोल बातें नहीं की जाती हैं। गोल मोल बात जब आती है, या तो मन में नाराजगी है या आप दूसरे दल से मिल गए हैं, आप क्रॉस वोटिंग करेंगे। ये तो एक तरह से साफ है। देखिए, राजा भैया ने जैसे कहा कि हम बीजेपी के साथ है, उनको वोट देंगे। अभय सिंह या राकेश प्रताप ने कहा हम राम के
उस पर है तो उन संकेत दिया, लेकिन पल्लवी पटेल को बोलना चाहिए था कि हम समाजवादी पार्टी के साथ दान करेगा। ये तो हम कल ही स्पष्ट कर चुके हैं और पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, और 8 के 8 प्रत्याशी भाजपा के विजयी होंगे। समाजवादी पार्टी के कई विधायक टूट गए हैं, मनोज पांडे ने भी इस्तीफा दे दिया जी, क्या मानते हैं इसके पीछे, क्या वजह? अब ये तो उनसे पूछिए, लेकिन हम इतना कहेंगे कि आज मंगलवार है, सब शुभ होगा। हनुमान जी महाराज का दिन है, आज मंगल ही मंगल होगा। 8 विजयी होंगे, 8 विजयी होंगे पूरा। आप तो कंफर्म? अरे हो गया भैया, हो गया प्रणाम। सर किसको कौन जीत रहा है सर? छोटा सा भैया की तरफ से बयानबाजी सामने आ रही है। उन्होंने कहा साफ तौर पर ये जिक्र करते हुए कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 8 प्रत्याशियों की जीत का दावा। पल्लवी पटेल ने सपा प्रत्याशी को वोट दिया। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। मैंने पीडीए को वोट दिया, पल्लवी पटेल का ये कहना है, और पीडीए जो है वो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को वोट दिया है। सीमा, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पीडीए को मैंने वोट दिया, ये पल्लवी पटेल का कहना है। सीमा, क्या जानकारी सामने आ रही है? पल्लवी पटेल ने पीडीए को वोट दिया है, समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, क्या अपडेट है? देखिए, पल्लवी पटेल नाराज जरूर थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकती हैं। इसकी वजह ये है कि वो उनका जो बहन है अनुप्रिया पटेल, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके दल का गठबंधन है और दोनों लोगों में खासा खींचतान है। पहले दल को लेकर रही, फिर अब उसके बाद भी तमाम तरह की बयानबाजियां होती रही हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल की कुछ शर्तें थी समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, अखिलेश यादव के साथ। अब उन शर्तों पर विचार किया जा रहा था और यही वजह है कि पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी की तरफ रुख अपनाया है और पीडीए के नाम का उन्होंने खुलासा किया कि हमने पीडीए को वोट किया है। बहरहाल आने वाले वक्त में अब पल्लवी पटेल की जो शर्तें हैं उनको मानना पड़ेगा और उनको माना जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि जितने भी दल हैं वो उन्होंने जो है अपने अपने तरह से अपने अपने सहयोगी दलों का सपोर्ट किया, चाहे वो संजय निषाद रहे हो, चाहे फिर वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी रही हो, अपना दल एस रही हो, या फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी रही हो, राजा भैया रहे हो। तो इन सब ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। पल्लवी पटेल एक ऐसी नेता थी जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक है और उनके दल, अपना दल कमेरावादी का समाजवादी के पास साथ गठबंधन है। इकलौती विधायक है वो समाजवादी पार्टी से जिनका खुद का दल है। अब ऐसी सूरत में जब तमाम बातें निकलकर सामने आई, तमाम चर्चाएं आई निकलकर, तो जाहिर है कि उस पर अब पल्लवी पटेल आगे बढ़ी हैं और पीडीए को वोट देने की उन्होंने बात कही है कि हमने पीडीए प्रत्याशी को क्या क्या शर्तें रखी गई थी जिन पर कहा जा रहा है कि अब विचार किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है? सीमा, आने वाले समय में अब और क्या रुख होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी एमएलसी के चुनाव आ रहे हैं। चर्चा इस बात की रही है कि वो एमएलसी में अपनी माताजी कृष्णा पटेल को चाहती थी कि वो प्रत्याशी बने और इस बीच बात नहीं बन पाई थी तो उन्होंने नाराजगी जताई थी। हालांकि पीडीए वाला जो मामला था वो अलग था। पीडीए को जब प्रत्याशी घोषित हुए थे तो उस वक्त उन्होंने पीडीए का नारा बुलंद किया था और कहा कि जया बच्चन हो या फिर आलोक रंजन हो, इन लोगों को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी को नहीं बनाना चाहिए था, ये पीडीए का हिस्सा नहीं है। इस तरह की बातें उन्होंने की थी और बाकायदा नाराजगी जताई थी। अब वही जगह पर अब आज उन्होंने वोट दिया, पीडीए का नाम एक बार फिर से दोहराया है, तो जाहिर है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि बहुत सारे नेता समाजवादी पार्टी के इस बात में लगे हुए थे कि पल्लवी पटेल से बात हो और पल्लवी पटेल उनका साथ दें। तो आज पल्लवी पटेल ने इस बात का ऐलान किया है, तो जाहिर है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को नजर बना के रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पल्लवी, देखिए पीडीए की बात करती हूँ, मैं पीडीए हूँ और पीडीए इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, इसके अलावा मतलब क्या आपने रामजी लाल सुमन को किया है या किसको किया? एक बार अगर क्लैरिफिकेशन की तो वोट कास्ट भी कर दिया आपने। मैंने रामजी लाल सुमन जी को वोट किया है। तो कहा जा रहा था कि कुछ डिफरेंसेस हो रहे थे आपके और समाजवादी पार्टी के बीच, अखिलेश यादव से भी फोन पे कोई बात हुई थी, तो क्या उसका कोई? देखिए अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी पीडीए मेरा वजूद है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध हूँ और उसी के लिए वोट कास्ट किया। फोन पे भी कोई नोकझोंक हुई थी वोट कास्ट करने को लेके आपसे और सपा प्रमुख में? इसमें बाद में बात करेंगे।
अभी आपने सपा को वोट किया है, मतलब रामजी लाल सुमन को वोट किया। मैंने पीडीए को वोट किया है। तो देखिए पल्लवी पटेल का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने पीडीए को वोट किया है, रामजी लाल सुमन को वोट किया है। समाजवादी पार्टी के खेमे में फिलहाल वोट करती हुई पल्लवी पटेल आपको नजर आ रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें सामने आ रही है। बड़ी खबर, रामगोपाल यादव विधानसभा से बाहर निकले हैं और रामगोपाल यादव ने वोटिंग के बाद एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन्हें जीतना था वो जीत चुके हैं, 1-2 और चले जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता है। रामगोपाल यादव का यह बयान सामने आया। अभी 102 वोट मिल चुके हैं हमें और 1-2 अगर चले भी जाते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। रामगोपाल यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। रामगोपाल यादव विधानसभा से बाहर निकले हैं और वोटिंग के बाद उनका ये बड़ा बयान। नेचर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। इससे कुछ सबक लेगी समाजवादी पार्टी के वो भी छोड़ के चले गए हैं, एनडीए के पाले में चले गए। दावा किया जा रहा अभी और टूटेंगे, ऐसा है, वोटिंग होगी। ऐसे दावा तो चलते रहते हैं, लेकिन जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को वो जीत चुके, कोई खतरा नहीं। 1-2 और चले जाएं तब भी कोई खतरा नहीं है। आपका दावा तीनों प्रत्याशियों के लिए कैसे जीतेगा सर? 1 से 2 वोट मिल चुके हैं, 1 से 2 वोट मिल चुके सपा का भोज रास नहीं आया क्या? समाजवादी पार्टी का भोज रास नहीं आया? समाजवादी पार्टी के कल शाम का नहीं, विधायक वो मन से हमारी पार्टी के साथ नहीं थे, गलती से इधर आ गए। समाजवादी पार्टी क्या सर इसे कुछ देखिए चुनाव के कार्रवाई करेगी? क्या करेंगे, चुनाव के वक्त तो ऐसा ही होता है। चुनाव के वक्त जनता डिसाइड कर देती है किसको रहना है किसको नहीं रहना है। चलिए तो देखिए रामगोपाल यादव का ये बड़ा बयान सामने आया। वीरेंद्र जी, आपने देखा चेहरे पर संतुष्टि के भाव रामगोपाल यादव के नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि 102 वोट जो है वो मिल चुके हैं। जीत का जो एक आशा है, उम्मीद है, वो उनके चेहरे पर नजर आ रही है। 110 वोट है समाजवादी पार्टी के, 102 ही तो मिला जी, तो 8 वोट क्रॉस कर गया। इसका मतलब तीसरा प्रत्याशी हार गया। जय बहादुरी और जो आगरा से रामजी लाल सुमन है वो चुनाव जीत गए। तीसरे नंबर पर आलोक रंजन थे, वो चुनाव हार जाएंगे, ये साफ हो गया। और 8 लोगों ने लगभग क्रॉस वोटिंग की है, क्योंकि 108 तो समाजवादी थी, 2 वोट जो था वो कांग्रेस का था जी, और 2 इनके विधायक जेल में थे, वो आ नहीं पाए हैं। तो ऐसे तब भी तो 108 वोट हुआ, 102 मिला तो 6 वोट क्रॉस हुआ है जी। साफ है। कांग्रेस का वोट तो क्रॉस हुआ नहीं, सपा के वोट क्रॉस वोटिंग हुई है, सपा के विधायक टूटे हैं। रामगोपाल ने तो कहा कि ये सब कुकुर मुत्ते हैं, हर चुनाव में ऐसे आते रहते हैं, ये तो हर पार्टी में होते हैं। उन्होंने बयान भी दिया है वहां पर। तो ये बात तो देखिए जनता तय करेगी चुनाव में। लेकिन बीजेपी ने हिम्मत करके जो प्रत्याशी उतारा था 8वां, वो उसको जिता लाए। ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वोट बहुत कम था उनके पास। लेकिन पहले यह हुआ कि जब दूसरे जो राउंड की गिनती होगी, उस राउंड में उससे वोट से फैसला होगा जीत हार का। लेकिन भाजपा ने ऐसा इंतजाम किया कि वो दूसरे राउंड की नौबत ना आए, दूसरी वरीयता के वोट गिनने की नौबत ना आए, उनका प्रत्याशी जीत जाए। तो ये तो देखिए सब कमाल राज्यसभा के चुनाव में होता है, विधान परिषद के चुनाव में जी। और प्रभाव से, अभाव से, दबाव से जैसे भी वोट मिलता है वो पार्टियां लेती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आज ये राज्यसभा के इलेक्शन समाजवादी पार्टी की आंखें खोलने के लिए भी है कि उनके जो बहुत खास लोग थे जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया, वो भी लोग चले गए। पल्लवी पटेल देखिए बार बार पीडीए कर रही, बड़ी मुश्किल से एक बार बोली कि रामजी लाल सुमन को उन्होंने वोट दिया है। तो गरीबी में जब आटा गीला होता है तो सबके लिए परेशानी होती है ना, जब विपक्ष में रहती है कोई पार्टी। अब देखिए क्या हुआ बसपा का एक आदमी वो गया, वो भाजपा को उन्होंने वोट दिया। तो कम से कम ये है कि कांग्रेस और जो सपा का गठबंधन है उसमें एक बात साफ हो गया कि मायावती अभी किसी गठबंधन में नहीं जाएंगी, और उनका जब मौका आएगा वोट देने का तो वो भाजपा को देंगी। अगर कल को कोई सीट कम पड़े, मायावती लोकसभा सीट जीत भी जाए, तो हो सकता है कि वो लोकसभा में भी भाजपा को सपोर्ट करें। ये भी है जो आज उनके प्रत्याशी ने वोट। और इसी को लेकर आरोप भी उनके ऊपर लगते रहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। दीपक रंजन जी, देखिए एक सबक भी है, जिस तरह से वीरेंद्र जी ने कहा कि एक सबक भी है समाजवादी पार्टी के लिए। बहुत खास थे आपके कई लोग, लेकिन आपको
कहा जाए कि आपसे बगावत करके या धोखा देके, जो भी आप कह लीजिए, वो अब आपसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका सबक समाजवादी पार्टी को मिलेगा। देखिए शांतनु, अच्छे और सच्चे साथी की जो पहचान है वो हमेशा विपक्ष में ही होती है। वो हमने पहचान कर ली कि कौन हमारे साथ था, कौन हमारे साथ रहना चाहता था, कौन हमारे साथ नहीं है। हमारे जितने अच्छे और सच्चे साथी बचेंगे उनको लेकर के हम जनता की अदालत में जाएंगे। और शांतनु जी, जनता से बड़ी अदालत किसी की नहीं है। उन्हीं को लेकर के, उन्हीं के दम पे नई स्ट्रेटजी और नए कैलिबर के साथ हम 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हम जाएंगे। और ये सही है कि लोकसभा के चुनाव से पहले राज्यसभा के चुनाव में हमने बहुत सी चीजों का आकलन कर लिया, हमने बहुत सी चीजों की पहचान कर ली। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सबक है। और अभी हमारे मनीष भाई कह रहे थे कि हमारे एक प्रत्याशी के बारे में कह रहे थे कि अगर उनको जनता की अदालत में अगर कहीं लड़ा दिया जाए तो शायद ये चुनाव ना जीत पाए। तो क्या संजय सेठ जी सभासद का चुनाव जीतने की हैसियत रखते हैं? अगर उनको आप एक वार्ड से अगर आप चुनाव लड़ा दीजिए, क्या सभासद का चुनाव जीत पाएंगे वो? देखिए, मैनेजमेंट कोटे से वो आए थे और सत्ता बल और बाहुबल के दम पे हमारे लोगों को प्रलोभन दे करके, जिस तरीके से उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करके अपने प्रत्याशी को जिताने का काम किया, लोकतंत्र की हत्या की, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी चंडीगढ़ का चुनाव भी आपने देखा था। किस तरीके से लोकतंत्र की लूट करके, लोकतंत्र की वोटों की चोरी करके, लोकतंत्र की हत्या करके किस तरीके से उन्होंने अपने प्रत्याशी को जिताया था। लेकिन वो तो हम आभार प्रकट करना चाहेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसने सही निर्णय लिया, जिसने सही फैसला सुनाया। लेकिन संजय जी को पहली बात तो मुलायम सिंह जी लाए थे ना सर? नहीं, देखिए बिल्कुल लाए थे। मैंने इसी बात पे मैंने कहा, अभी हमारे मनीष भाई ने कहा ना कि अगर आप जय बच्चन जी को अगर आप चुनाव में जनता के बीच में लड़ा दीजिए तो चुनाव नहीं जीत पाएंगी। तो इस बात का मैं जवाब दे रहा हूं कि क्या मनीष भाई, संजय सेठ जी अगर किसी वार्ड के सभासद का चुनाव जीत जाएंगे? विधानसभा और लोकसभा तो बहुत दूर की चीज है। ठीक है, मनीष जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं इसका क्या जवाब दूं? जवाब तो इन्होंने खुद ही दे दिया। जब इनके पास ऑप्शन था तो क्या इन्होंने उन्हें सभासद का चुनाव लड़वाया? क्यों इन्होंने एमएलसी बनाने की कोशिश करी? क्यों राज्यसभा ले जाने की कोशिश करी? ये सभासद का चुनाव लड़वाते, विधायक का लड़वाते, लोकसभा लड़वाते। इनके पास 2012 से 17 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे? संजय सेठ जी इनके कोषाध्यक्ष थे, भाजपा के कोषाध्यक्ष नहीं थे। लेकिन इन्होंने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनमें कुछ खूबियां ऐसी देखी होंगी कि उन्हें एमएलसी बनाया, फिर उन्हें लोकसभा तक ले गए। तो जब ये उनकी खूबियां पहचान रहे थे तो आज और पार्टियों ने भी उनकी खूबियां पहचान ली। मैं बार बार इसी चीज को कह रहा हूं कि ये इंट्रोस्पेक्शन आपको करना पड़ेगा। आज ही से दिख रहा है कि एमएलसी का चुनाव और टफ हो गया है। पल्लवी पटेल के एक वोट के लिए आपको क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? तो अगर आप आज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो ये कॉम्प्रोमाइज पहले कर लेते हैं राज्यसभा चुनाव से पहले, तो शायद आपको इसमें कुछ और अच्छा निर्णय दिखता। और जैसे अभी राम गोपाल जी कह रहे थे, लोग आते जाते रहते हैं, ऐसे नहीं होता है। विधायकों को आपको साथ लेके चलना पड़ता है। आप एक ऐसी पार्टी चला रहे हैं जिसकी यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार रही थी, आज वो एक मजबूत विपक्ष के रूप में है। लेकिन अगर अपने विधायकों को आप ऐसे छोड़ते जाएंगे, लोगों की बातें नहीं सुनेंगे, बार बार, जैसे अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे, पल्लवी जी साफ कह रही है ना, मैंने पीडीओ को वोट दिया, रामजी लाल सुमन को वोट दिया, बाकी दोनों कैंडिडेट्स का वो नाम भी नहीं ले रही हैं। तो मुझे लगता है वो बहुत दिन तक स्टेबल नहीं है। क्या उनकी बार्गेनिंग हुई है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आज भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पल्लवी जी बहुत दिन तक स्टेबल नहीं है और आगामी लोकसभा चुनाव में वो भाजपा के साथ ही दिखेंगी। किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं आप, पल्लवी पटेल पाला बदल सकती है? देखिए, जैसे अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे, आपने देखा कि जब भी कोई आदमी वोट डालने जाता है वो खुल के बोलता है ना, मैं किसको वोट डाल रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा मैं सपा को वोट डाल रही हूं, उन्होंने कहा मैं पीडीओ को वोट डाल रही हूं। अभी आपने राजा भैया का बयान सुनाया, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा मैं भाजपा को वोट डाल रहा हूं, भाजपा के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। तो जब आप वोट डाल रहे हैं तो उसमें खुल के बोलना पड़ेगा ना। मनोज पांडे जी ने सुबह इस्तीफा दिया ना, उन्होंने अपनी चीज क्लियर करी। पल्लवी पटेल जी अपने ऑप्शन अभी क्लोज करके चल रही है। वो बार बार ये बता रही है कि मैं पीडीए के साथ हूं, मैं अखिलेश यादव के साथ हूं नहीं हूं, ये उन्होंने क्लियर नहीं करा। उन्होंने प्रथम वरीयता का वोट तो रामजी लाल सुमन को दिया है। क्या उनसे किसी ने यह पूछा कि उन्होंने दूसरा वोट किसको दिया है, दूसरी वरीयता का वोट किसको दिया है? ये भी वो बोलने से कतरा रही थी कि उन्होंने जया बच्चन जी को दिया है या आलोक रंजन जी को दिया है। और जैसे अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे, आलोक रंजन जी भी एक वैसे ही कैंडिडेट हैं जैसे ये संजय सेठ के लिए कह रहे थे। उनका भी चुनाव से मुझे नहीं लगता आजकल कोई लेना देना है। हाँ, वो यूपी में भले महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, वो सब तो लोग जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी राजनीति में इससे पहले किसी सभासद का भी चुनाव लड़ा होगा। बिल्कुल, इस तरह के प्रत्याशी जो है वो बनाए गए हैं। लेकिन राज्यसभा एक ऐसा सदन कहा जाए कि जिसमें इंटेलेक्चुअल्स जो है वो बैठेंगे और किस तरह से कानून लोकसभा में बनते हैं उस पर विस्तार से, ठंडे दिमाग से चर्चा की जाएगी। और इसी वजह से मुझे लगता है कि राज्यसभा का गठन जो है वो किया गया था। 2 सदन होंगे,
और जिसमें ठंडे दिमाग से बैठकर चर्चा की जाएगी और इसी तरह के इंटेलेक्चुअल प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर सदस्य जो है वो भेजे जाते हैं। लेकिन आलोक जी, इसी तरह देखिए कहा यह जाता है कि खरीद फरोख्त जो है वो लगातार चलती है, लेकिन राज्यसभा के लिए योग्य जो प्रत्याशी है उनको तो बैठाया जाए। फिर आरोप इसी तरह के लगते हैं कि आप देखिए वो एक सभासदी का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं। तो पहले से ही जो इस योग्य है, जो राज्यसभा जा सकते हैं, जो चर्चा कर सकते हैं, जो जवाब दे सकते हैं, उन्हीं प्रत्याशियों को क्यों ना भेजा जाए? देखिए, राज्यसभा में चुनाव लड़के जाने की क्षमता रखने की बात कहना बेमानी है, वो लोकसभा के लिए है। इसीलिए जो आपने बात कही, अपर हाउस इसीलिए बनाया गया था कि उसमें इंटेलेक्चुअल जा सके। इंटेलेक्चुअल्स ज्यादातर जननायक नहीं होते, उन पर जनता की पकड़ नहीं होती है। आप ज्यादातर एक साथ दो काम नहीं कर सकते हैं, या तो आप जननायक होंगे तो आपका इंटेलेक्चुअलिज्म हो सकता है उतना अच्छा ना हो सकता है आप इंटेलेक्चुअल हो तो जननायक ना हो। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो पब्लिक फिगर नहीं होते, इसीलिए संतुलन रखा गया था कि राज्यसभा में वो लोग आए जो इंटेलेक्चुअल हो। तो ये तो क्या पार्षदी के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वो विधायकी नहीं जीत पाएंगे, वो जीत सकने वाले होते तो राज्यसभा में थोड़े ना होते, फिर वो लोकसभा में होते। तो इसलिए ये चर्चा इस तरह से बेमानी हो जाती है कि इनकी जनता में पकड़ क्या है। राज्यसभा के चुनाव के लिए जनता में पकड़ की कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी जाती है। राज्यसभा में पार्टियां तय करती हैं कि ये वहां पर जाकर के देश के लिए, समाज के लिए क्या बौद्धिक पर चर्चा कर सकते हैं। अब क्योंकि 2014 के बाद से जब से बीजेपी लोकसभा में पूर्ण बहुमत पे है, तो विपक्ष की से गलती ये हो गई कि उसने राज्यसभा को राजनीति का केंद्र बना दिया। राज्यसभा पे चिंतन, राज्यसभा पे इस तरह की हमने कभी भी हमले जो 2014 के बाद हमने देखा विपक्ष के द्वारा राज्यसभा में, ऐसे हमले 2014 के पहले मैंने नहीं देखे। राज्यसभा लोकसभा जैसा लगने लगा और लोकसभा राज्यसभा जैसा लगने लगा। इसलिए राज्यसभा की लड़ाई बहुत तगड़ी हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो 100 सीटें राज्यसभा में गेन करे, इसलिए 96 सीटें उसकी हैं और उसको एनडीए की संभवतः 108 है और उन्हें 120 प्लस चाहिए जो उन्हें 2026 में मिलेंगी। तो एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बढ़ाना चाहती है जिससे राज्यसभा में जितनी वो मजबूत होगी उसे संसदीय परंपराओं के अनुकूल रहते हुए अपने बिलों को पास कराने में आसानी होगी। तो ये जो लक्ष्य है बड़ा कि लोकसभा राज्यसभा में मजबूत रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन सारे हथकंडों को अपनाया। उसमें साधन और साध्य की पवित्रता का जो कॉम्बिनेशन है वो टूट गया है। ठीक है, लेकिन आज की राजनीति में ये सब सामान्य। लेकिन वीरेंद्र सर देखिए, जिस तरह से हम देखा कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद से कहा जाए ये पहला चुनाव है। पहले चुनाव में अब चूंकि डायरेक्ट चुनाव भले ही जनता जो है वो ना चुने अपने प्रतिनिधियों को, लेकिन विधायकों ने चुना, उनको भी कहीं ना कहीं धरातल पर ये नजर आ रहा है कि राम लहर चल रही है और उसका जो इफेक्ट है वो दिखाई देगा। और इसी वजह से आखिर विधायक किस तरह से जाएंगे जनता के बीच और उनको सवालों का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से वीरेंद्र जी, क्या विधायकों ने पाला बदलने की बात कही है? और दूसरी बात जिस तरह से कही जा रही है, हालांकि वो भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये भी एक फैक्टर है कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से जाएंगे जनता के बीच वोट मांगने के लिए। देखिए, ये चुनाव तो विधायकों के गणित का चुनाव होता है, पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। ये जरूर है कि लोकसभा चुनाव के पहले राम मंदिर का उद्घाटन करके भाजपा ने पूरे देश में एक राममय माहौल बनाया और हिंदुत्व के वोटों को एकजुट किया है जी। उसके जो भविष्य के परिणाम है उनको देखकर राजनेता अपने भविष्य को लेकर डिसीजन करते हैं। बहुत सारे विधायक और लोगों को, राजनीति के जानकार लोगों का यह मत है कि भाई अभी मोदी की तीसरी बार सरकार रिपीट हो रही है, अभी योगी की सरकार 3 साल की है, हम लोग कितने दिन विपक्ष में रहें, कहीं चले ऐसा कोई ठिकाना मिले जहां सत्ता में रहे, कम से कम सुनवाई हो, थाना पुलिस कचहरी और लोगों के काम हो। कुछ लोग मुकदमों के डर से, कुछ लोग छापों के डर से इसलिए भी जाते हैं। और सियासत में जो आज तक आपके साथ हैं, जैसे पार्टी बदलते हैं कल आपको दोष देने लगते हैं, आपको तमाम कोसने लगते हैं, गाली देने लगते हैं। ये बड़ा अजीब सा चरित्र हो गया है। तो ये अब जनता में इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जनता भी अब आदी है इन सब चीज़ों की। उसको ये लगता है कि चुनाव में जब उनको जनता के सामने तमाम सारे वादे हो जाते हैं, उनको तमाम सारे सरकारें उनको उनके लिए लोक लुभावन नारे दे देती हैं, ऑफर दे देती हैं, तो उसमें बह जाती है। आज के दल बदल को कोई जनता याद रखेगी ये भी बहुत कहना मुश्किल है। ये बड़ी शॉर्ट मेमोरी का दौर चल रहा है
जहां पर अपना काम बनाने के लिए नेता दल बदल करते हैं, पार्टियों के साथ धोखा करते हैं और जिसमें उनको फायदा है वो काम वो करते हैं। तो ये बहुत साधारण सी बात है शांतनु जी। हम लोग बस इस बात को लेकर जनता को सूचनाएं जरूर पहुंचाएं कि आज किस तरह से लोगों ने दल बदल किया है, कितने लोगों ने किया है, कितनी तेजी से पाला बदला है और कौन कौन लोग प्रभावित हुए किससे। आगे इस बात की जरूर मीमांसा होगी, विश्लेषण होगा कि किसके जाने के पीछे क्या कारण रहा है और ये बात को लोग समझेंगे। हालांकि देखिए बात सही है कि हर 5 साल पे परीक्षा का मौका आता है, जनता इम्तिहान लेती है, अपना निर्णय सुनाती है। तो जो लोग आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, जो पाला बदल रहे हैं, जो लोग दल बदल रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसको जनता पसंद करेगी तो मुहर लगाएगी, नहीं पसंद करेगी उन्हें हरा देगी। ये तो चीजें आएंगी ही सामने। ये दलीय भावना देखिए, लोग कहते हैं हमारी एक विचारधारा है राजनीति में जी। विचारधारा सिर्फ अटैची की है, पावर की है और ताकत की है, जहां सत्ता की है। इसके अलावा कोई विचारधारा आज की सियासत में आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, ना उस तरह के चरित्र के लोग दिखाई पड़ेंगे। और देश में देखिए जब एक माहौल चल रहा है तो उससे मुकाबला करने के लिए बहुत कम लोग हैं जो कमजोर हैं, जो लोग अपने आप को ये पाते हैं कि हमारा भविष्य यहां नहीं है, हमारा भविष्य भाजपा में ज्यादा अच्छा है, वो जा रहे हैं। बिल्कुल, और विचारधारा की आपने बात कही। समाजवादी पार्टी जो है कहा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगातार संघर्षशील रही, हमने देखा जिस तरह से चाहे लोहिया जी की बात कर लीजिए और इमरजेंसी का दौर रहा तो समाजवादी पार्टी ने लगातार संघर्ष किया और अब वही कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर गठबंधन जो है वो 2 बार वीरेन जी हो चुका है। तो सत्ता की जो भूख है वो न सिर्फ इंडिया अलायंस में नजर आ रही है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी आप देखिए कि जिस पीडीपी को लेकर वो लगातार हमलावर रहे, उसी पीडीपी के साथ जाकर उन्होंने भी सरकार बनाई है। तो ये विचारधारा जो है वो कहीं भी अब नजर नहीं आ रही है इस पूरी राजनीति की अगर बात की जाए तो। देखिए, चुनाव से पहले जो वादे किए जाते हैं कोई पार्टी चुनाव बाद उस पर अमल नहीं करती है जी। जो कल तलक दुश्मन होते हैं उनको मौका पड़ने पे गले लगाया जाता है जहां अपना फायदा हो। ये वसूल, सिद्धांत, चरित्र, ये सब अब किताबी बातें हैं, इनका सियासत में कोई लेना देना नहीं है। और नेता भी जानते हैं कि जब चुनाव आएगा तो जो मुद्दे होंगे, जातीय समीकरण होंगे, उस आधार पर जनता वोट करेगी।